नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने पेश हुआ हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और इस नकारात्मक वातावरण में अपने आप को अपने घर पे आप सेफ रख रहे होंगे। मैं जहाँ भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इस पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखने की। जैसा कि हमारा क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस चल रहा है उसी की एक कड़ी में एक और वीडियो आज हम शुरू करेंगे। और जो वीडियो होगी वो है रिलेटेड टू दी गर्वाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। मीन्स जो सोवियत संघ था वो किस तरीके से टूटा और उस दौरान जो उसके लास्ट जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के मिखाइल गर्बाचेव, उनकी क्या भूमिका रही, कैसे थे वो, और उन सब के दौरान या गर्बाचेव के रहते हुए कैसे कैसे इवेंट्स हुए, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो पीसेस में टूट गया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डील करेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, गर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हु वाज गर्बाचेव, कि गर्बाचेव कौन थे। मिखाइल गर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंटेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। गर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे और उन्हें अपॉइंट किया गया 1985 में। जैसे ही उनको अपॉइंट किया गया उन्होंने देखा कि उनके स्टेट में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, बिकॉज बहुत सारा पैसा था वो ड्यू टू दी कोल्ड वॉर, ड्यू टू दी आर्म्स रेस खर्च कर दिया गया। और इसलिए लोगों की जो वेलफेयर की जो स्कीम थी वो लगभग बंद पड़ी हुई थी। लोग लगातार डिमांड कर रहे थे अपने राइट्स की, अपने एजुकेशन की, अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ की। तो उन्हें लगा कि क्यों ना इस सारे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, रिफॉर्म्स किया जाए। और धीरे धीरे गर्बाचोव ने कोशिश करना शुरू किया, बहुत सारी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो रसिया था उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए। अब देखिए, जैसे ही मिखाइल गर्बाचोव ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की रशियन जो एरिया था उसमें, तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया वेस्टर्न एरियाज के साथ या जो डेवलप कंट्रीज थे उनके साथ, किसको, रशिया को, कि रशिया बहुत अच्छा कर रहा है या फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब कंपैरिजन होने लगा तो ये बात निकल के सामने आई कि रसिया है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा कि वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, या यूएसए कर रहा है, या ब्रिटेन कर रहा है, या फ्रांस कर रहा है। तो लोगों को लगा कि उनका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़रूरत है इसमें सुधार करने की। सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वेस्ट, कि दुनिया के जो अलग अलग पार्ट थे, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, मैं स्पेशली बात करूं ब्रिटेन की या बात करूं मैं यूएसए की, तो दोनों ही कंट्रीज में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो लगातार ग्रोथ कर रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। और ऐसा नहीं हो पा रहा था रसिया में। जब रसिया में ऐसा नहीं होगा तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट होते हुए दिखाई देंगी। और इसके लिए भी गर्बाचोव ने कोशिश की कि इस सिचुएशन के साथ डील किया जाए, निपटने की कोशिश की जाए। बट जो रसिया था उसके अंदर जो इंटरनल क्राइसिस थे, आंतरिक जो समस्याएं थी, वो लगातार ग्रो कर रही थी, लगातार वो बढ़ रही थी। और जितना कुछ गर्बाचेव के द्वारा किया जा रहा था वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। तो गर्बाचेव के सामने कुछ ऐसे डिसीजन थे कि या तो अब वो अपने पद से रिजाइन कर दें और या फिर जो पॉलिसीज हैं उनको और फास्ट तरीके से आगे लेकर आए। उसी में उन्होंने क्या किया, एक और डिसीजन लिया, गर्बाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, कि चाहे यूएसए था चाहे ब्रिटेन था, जो कंट्रीज किसी टाइम यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ थे या दोनों के ही दुश्मन थे,
वहां भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए इस पॉलिसीज के चलते। गोर्बाचेव ने कोशिश की कि वो अब एक तरीके से नए पॉलिटिकल जो रिलेशन है उनको प्रमोट करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको प्रमोट करेंगे। जहां जहां डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज के साथ उन पे बातचीत की जाएगी, उन पे टॉक की जाएगी, उन पे डिसीजन लिए जाएंगे, ताकि उन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स के जो रिलेशन है उनको प्रॉपर बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के साथ जो रिलेशन थे उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की, अच्छे करने की कोशिश की। बट देखिए उनकी हजारों कोशिशों के बाद भी जो इंटरनल जो क्राइसिस थे उसके चलते पीपल प्रोटेस्ट एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्लॉज वन अनदर्स। अब हुआ क्या कि लगातार जो रशियन जो एरिया था उसमें टोटल 15 कंट्रीज थे, और 15 कंट्रीज के अंदर जो लोग थे वो लगातार क्या कर रहे थे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और लगातार जो भी सोवियत स्टेट्स थे उनके अंदर जो कम्युनिस्ट सरकारें थी वो लगातार गिर रही थी, लगातार सरकारों के बीच प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं जो बहुमत था वो नहीं रह पा रहा था। और जो भी 15 स्टेट्स थे उनमें से कुछ स्टेट ने तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको फॉलो करना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो एरिया है, चाहे वो यूक्रेन था, चाहे वो बेलारूस था, चाहे वो कुछ औरों की बात करें, सबने कहा कि हमारे एरिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है हम उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या इसके साथ साथ हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोगों के लिए बेस्ट तरीके की एजुकेशन, बेस्ट तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो हम क्यों कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसे फॉलो करें। अब देखिए ऐसे में गोर्बाचेव ने कोशिश की कुछ और पॉलिसीज लेकर आने की। सो गोर्बाचेव स्टार्टेड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज या इन यूएसएसआर। तो अब गोर्बाचेव को लगा कि सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो उन्होंने और कोशिश की, कुछ और पॉलिसीज की स्टार्टिंग की, कुछ और नई योजनाएं वो लेकर आए। चाहे वो योजनाएं थी इकोनॉमिक की, मीन्स आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लोगों तक रोजगार देने के लिए, लोगों की बेसिक जो नेसेसिटी थी या उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें थी उनको लेकर, जो चीजें थी उनको लेकर उन्होंने काम करने की कोशिश की, या उनके द्वारा कोशिश की गई कि लोगों के जो आर्थिक हालात हैं उनको ठीक किया जाएगा। फिर पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स थे उनकी उन्होंने कोशिश की। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स थे वो करने की कोशिश की कम्युनिस्ट पार्टी में। अब बात करें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, तो उन्होंने इकोनॉमिक के बेस पे बहुत सारी पॉलिसी अपनाई। पॉलिटिकल की बात करें तो जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उनको बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी, बहुत सारे उनके लिए जो पॉलिसीज थी वो दी गई थी। सो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे अपने आप के ऊपर, और आम लोगों को वैसे अधिकार, वैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। तो लोगों को लगा कि सारे अधिकार हैं, सारा जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, तो इसलिए लोग भड़क रहे थे लगातार कि उन लोगों को लगातार फैसिलिटी दी जा रही है और हमें नहीं दी जा रही। तो लोगों ने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और यहाँ भी कोशिश की गोर्बाचेव ने कि अब सुधार किए जाएं। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक कुछ डिसीजन लिए गए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मिल बांट के लिया जाएगा, टॉक करके लिया जाएगा, डिबेट करके लिया जाएगा, मीन्स बहुमत से सारी चीजें तय की जाएंगी। अब देखिए इसके बाद भी हुआ क्या, एक और टुक प्लेस इन 1991, कम्युनिस्ट पार्टी इंक्रीज्ड। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जब उनके लीडर्स के लिए इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज थे वो कम कर दिए गए, तो इवन तक की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर ही गठबंधन बनने लगे, उसके अंदर ही ग्रुपिज्म होने लगा, और कहीं ना कहीं एक तख्ता पलट दिखाई दिया। कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर ही कुछ नेताओं ने क्या करना शुरू किया, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना शुरू किया, और धीरे धीरे अगर मैं बात करूं 1991 तक, तो पूरा का पूरा जो रसिया था वो लड़खड़ा चुका था। उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका ट्रेड, उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसका इंटरनल सिस्टम गड़बड़ा चुका था, और वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे था। अब देखिए जब कोई देश बिल्कुल टूटने की कगार पे हो
और कुछ लोग एकदम चमत्कारिक लीडर के रूप में लोगों के सामने आए, एक क्रिज्मेटिक लीडर के रूप के सामने आए। तो उसी एक क्रिज्मेटिक लीडर के रूप में काम किया उस टाइम येल्सिन ने। जो येल्सिन थे वो एक हीरो की तरह निकल के आए। येल्सिन एमर्ज एज ए नेशनल हीरो। अब जैसे ही वो लोगों के सामने आए, उन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया कम्युनिस्ट पार्टी पे। कि कम्युनिस्ट पार्टी की जहां जहां कमजोरियां थी, जहां जहां गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी उनकी कमियों को लोगों के सामने गिनवाना शुरू किया, लोगों को उनकी कमियां बताई और लोग उन्हें लगातार सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ा और वो बहुत अच्छे सीट्स के साथ जो इलेक्शन थे वो येल्सिन जीत भी गए। अब धीरे धीरे जो पावर थी वो शिफ्ट हो रही थी सेंटर से स्टेट्स की तरफ। मींस पहले जो पावर थी वो सारी की सारी एक ग्रुप में थी, अब वो पावर डिवाइड हो रही थी लगातार, बिकॉज येल्सिन इलेक्शन जीत चुके थे। अब देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन्स, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्स देम इंडिपेंडेंट और डिसबैंडेड फ्रॉम द यूएसएसआर ग्रुप। अब जैसे ही येल्सिन लगातार लीड कर रहे थे अपने एरियाज को, और इसी के चलते जो येल्सिन थे उनको ही एक लीडर की तरह मानकर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों स्टेट ने ये घोषणा कर दी कि अब वो जो यूएसएसआर का जो गठबंधन है, जो ग्रुप है, वो उसके साथ नहीं बंधेंगे। वो आज से आजाद हैं, वो उनके किसी भी रूल को नहीं मानेंगे। इवन तक कि अपने एरिया में उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी बैन करने की कोशिश की, उसको बंद करने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन्ड। इवन तक कि कुछ स्टेट के अंदर, टोटल 15 स्टेट थे, उनमें से कुछ स्टेट के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे बैन कर दिया गया, उसे फॉलो करने पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि कोई उस पार्टी को फॉलो नहीं करेगा। मीन्स जो स्टेट थे वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, वो कहीं ना कहीं जो रशियन सिस्टम था उसे फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो उससे ऊब चुके थे। उनको लग रहा था कि अब उनको यूएसएसआर जो सिस्टम है, सोवियत जो सिस्टम है, उसके साथ रहने से उनको फायदा नहीं होगा, उनको इकोनॉमिक लॉसेस ही होंगे, उनके एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। इसलिए वो लगातार इससे दूरी बनाते चले गए, और जब दूरियां बढ़ना शुरू हुई तो धीरे धीरे जो रसिया था वो और कमजोर हो गया। सो इन 1991 में ये डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेरेशंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द यूएसएसआर। अब हुआ क्या कि जो यूएसएसआर का जो ग्रुप था जिसमें 15 स्टेट थे, वहां एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई, बिकॉज अब सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थी, सारा स्ट्रक्चर टूट चुका था, इंटरनल जो कंट्रीज थे उनमें सिविल वॉर जैसी समस्याएं आ चुकी थी। और 1991 में 1991 की लास्ट तक आते आते ये डिक्लेयर कर दिया गया कि रसिया अब टूट रहा है, रसिया के अलग अलग पार्ट्स अब हो जाएंगे। अब देखिए, रसिया के जब अलग अलग पार्ट्स हुए तो 14 कंट्रीज एक साइड निकले, प्लस एक, जो प्लस एक मैंने लगाया है वो इंडिकेट करता है उसके सबसे बड़े पार्ट को, दैट इज रशिया। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर। रसिया जो सबसे बड़ा हिस्सा था यूएसएसआर ग्रुप में, उसने अब ये डिक्लेयर कर लिया, उसने ये इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लिया कि रसिया है वो सबसे बड़ा स्टेट है, और यही एक स्टेट है वो एक उत्तराधिकारी के रूप में, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में वो काम करेगा। सो उसने अलग अलग कंट्रीज जो थे, चाहे वो किसी भी कंट्रीज की मैं बात करूं, उन सब के साथ उसने इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे उनको लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेकर, डिप्लोमेटिक अफेयर्स को लेकर ट्रेड करना शुरू किया, या ट्रीट करना शुरू किया, ट्रीटीज करने शुरू की, या रिलेशन प्रमोट करने शुरू किए। रशिया साइंस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। अब देखिए, रशिया जब टूट गया, टूटने के बाद में रशिया ने बहुत सारी ट्रीटीज की अलग अलग कंट्रीज के साथ, अपने आप को ग्रो करने के लिए, उन कंट्रीज को ग्रो करने के लिए, ताकि पहले जो हालात थे वो अब हालात पैदा ना हो।
और धीरे धीरे जो रसिया था उसे यूएनओ के अंदर एक परमानेंट सीट भी दी गई, उसे स्थायी सदस्य बनाया गया। और स्थायी सदस्यों की अगर आज मैं बात करूं तो कुल उनकी संख्या है वो 5 है। अगर आप याद करना चाहें तो इसे इस फार्मूले से भी याद रख सकते हैं, एक इस लाइन से भी आप याद रखते हैं, बर्थ सी, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस एंड चाइना। तो उसे एक मेंबर बना दिया गया यूएनओ का और उसे स्थायी सदस्यता दे दी गई यूएनओ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो मेरे सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।